पिछले हफ्ते हमने इजराइल फिलिस्तीन के साथ लेबनान के रिश्तों पर विस्तार से बात की थी। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स और टिप्पणी के दर्शकों की हमें प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोगों को शिकायत हुई कि इसमें अमेरिका की भूमिका का जिक्र ही नहीं है। इसमें इजराइल की विस्तारवादी हिंसक नीतियों को नजरअंदाज किया गया है। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि पश्चिम एशिया का इतिहास बहुत जटिल, बहुत परतदार, बहुत सारे खिलाड़ियों, बहुत सारे हितों के टकराव का इतिहास है। इतनी सारी बातें सिर्फ एक एपिसोड में नहीं आ सकती। हमारा पिछला शो इस पूरे संकट का सिर्फ एक हिस्से लेबनान से जुड़ा था। छोटा सा लेबनान जो एक वक्त में अरब देशों के बीच आधुनिकता और तरक्की का अगुआ था, वो कैसे इस पूरे खेल में पिसकर तबाह हो गया। The Lebanese learned a lot from the French, not to mention the Greeks, Romans, Egyptians, Turks, British, Americans, and others. But they had no need to learn civilization. They had always been civilized, preferring trade to war and education to ignorance. The Phoenicians, who sailed as far as Britain long before the Romans and traded for tin with the skin-clad natives, were the ancestors of these energetic people. Their traders crop up in the Old Testament and in Homer, and they have never gone out of business. टिप्पणी स्पेशल के इस एपिसोड में हम पश्चिम एशिया के संकट में अमेरिकी नीतियों, उसकी छिपी हुई मंशाओं, उसकी असफलताओं पर बात करेंगे। मौजूदा फिलिस्तीन इजराइल संकट में इजराइल और उसके समर्थक सारा दोष हमास पर मढ़कर अपनी कारगुजारियों को जायज ठहराना चाहते हैं। फिलिस्तीन से सहानुभूति रखने वाले मौजूदा त्रासदी को इजराइल के कब्जे और लंबे समय से किए जा रहे उसके कठोर बर्ताव का नतीजा मानते हैं। किसी एक को जिम्मेदार ठहराना शायद सबसे आसान तरीका है। कोई एक पक्ष पूर्णतः निर्दोष या फिर पूर्णतः जिम्मेदार नहीं होता, खासकर इतने लंबे समय से जारी एक कॉन्फ्लिक्ट में। इस संकट का कारण खोजने पर हमें कोई एक शुरुआती बिंदु नहीं मिलता। किसी के लिए इसका शुरुआती बिंदु थियोडोर हर्जल की 1896 में लिखी किताब द यहूदी स्टेट हो सकती है। किसी के लिए यह 1917 में बाल्फोर घोषणा पत्र के साथ शुरू होता है। कुछ लोग इसे 1936 में हुए अरब विद्रोह से जोड़कर देखते हैं। बहुत से लोगों को इसका शुरुआती बिंदु 1948 और 1967 का अरब इजराइल युद्ध लगता है। लेकिन इस पूरे विवाद को एक तीसरे पक्ष अमेरिका के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका पश्चिम एशिया के हाल के इतिहास में निर्विवाद तीसरा पक्ष रहा है। उसकी सारी कोशिशें, उसकी नीतियां सिर्फ अपने हितों को सबसे ऊपर रखने की रही हैं। इसलिए 3 दशक से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी पश्चिम एशिया किसी समाधान तक नहीं पहुंच सका है। जब हम निकट अतीत की बात करते हैं तब 5 ऐसे अवसर हैं जिनसे हम पश्चिम एशिया के संकट, उसके प्रति अमेरिकी नीतियों और उसके असर को समझ सकते हैं। पहला है 1991 का साल। इस साल अमेरिका और इराक के बीच खाड़ी का युद्ध हुआ। इसके बाद मैड्रिड शांति सम्मेलन हुआ। सद्दाम हुसैन द्वारा क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए उत्पन्न खतरे के बाद यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण था। खासकर सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया लगभग एक ध्रुवीय हो चुकी थी। अमेरिका दुनिया भर की नीतियों को डिक्टेट कर रहा था। अक्टूबर 1991 में मैड्रिड शांति सम्मेलन में इजराइल, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, यूरोप के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त जॉर्डन और फिलिस्तीन का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। लेकिन मैड्रिड के सम्मेलन में अमेरिका ने एक गंभीर गड़बड़ी की। इस गड़बड़ी ने भविष्य में एक बड़े संकट के बीज बो दिए। ईरान को इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया। ईरान ने खुद को बाहर रखे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका विरोधी ताकतों की एक बैठक आयोजित की। इसमें फिलिस्तीनी समूह हमास और इस्लामिक जिहादी भी शामिल थे। ईरान खुद पश्चिम एशिया में एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति था और मैड्रिड में सम्मान सहित आमंत्रण की उम्मीद करता था। हालांकि मैड्रिड सम्मेलन इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर केंद्रित नहीं था, बल्कि पश्चिम एशिया में एक नई व्यवस्था स्थापित होने का एक निर्णायक मोड़ था। लेकिन अमेरिका की गलती ने ईरान को नाराज कर दिया। समय के साथ शांति यहां से दूर होती गई। ईरान और पश्चिमी देशों के संबंध बिगड़ते गए। दूसरी तरफ हमास और ईरान के बीच संबंध मजबूत होते गए। अमेरिकी नीतियों के लिहाज से दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव 11 सितंबर 2001 है। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ। इसके बाद साल 2003 में इराक पर अमेरिका ने दूसरा हमला किया। अमेरिका की आत्म केंद्रित नीति ने पश्चिम एशिया के लिए एक दुष्चक्र पैदा कर दिया। हालांकि इराक पर हमला इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष से सीधे जुड़ा नहीं था, लेकिन इराक की बाथ पार्टी में फिलिस्तीनियों के लिए गहरा समर्थन था। अमेरिका ने हमले का आधार बनाया था इराक में मौजूद व्यापक जनसंहार के हथियार, जो आज तक किसी को नहीं मिले हैं।
इराक अमेरिका के लिए एक महंगा दलदल साबित हुआ। इससे ईरान की रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई, खाड़ी का शक्ति संतुलन बदल गया। अब ईरान अमेरिका का नया दुश्मन बनकर उभरा। यहां भी उसके तर्क परमाणु हथियार ही रहे। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर कड़े प्रतिबंधों के जरिए अपनी बात को जायज ठहराने की कोशिश की, जिससे एक नया मोर्चा खुल गया। पश्चिम एशिया में अमेरिकी मिस एडवेंचर का तीसरा पड़ाव है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान के साथ 2015 में बनी संयुक्त समग्र कार्य योजना JCPOA को भंग कर दिया। अब वो ईरान पर अधिकतम दबाव की रणनीति पर काम करने लगे। इस एकतरफा फैसले का दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा हुआ। JCPOA से बाहर निकलने के साथ ही ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाने का तर्क और मौका मिल गया। अधिकतम दबाव की नीति के जवाब में ईरान ने फारस की खाड़ी और सऊदी अरब में तेल के जहाज़ों और सुविधाओं पर हमला किया। उसका मकसद अमेरिका को यह संदेश देना था कि इतनी आसानी से वह ईरान को दबा नहीं सकता। उसकी छोटी सी कीमत अमेरिका को भी चुकानी होगी। ईरान की इस नाराजगी ने उसे इजराइल के खिलाफ लड़ रहे उग्रवादी समूहों के करीब धकेला। इन समूहों के साथ ईरान का करीबी संबंध बहुत पहले से था, वह और मजबूत हुआ। इसने इजराइल फिलिस्तीन समस्या को और उलझा दिया। चौथा घटनाक्रम तथाकथित अब्राहम अकॉर्ड था। 15 सितंबर 2020 को मध्य पूर्व के कुछ नेताओं ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका मकसद इजराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाना था। बाद में मोरक्को भी इसका हिस्सा बना, पर दिक्कत ये थी कि ये वो देश थे जिनके साथ इजराइल के संबंध पहले से ही सामान्य हो चुके थे, लेकिन बाकियों में इससे नाराजगी जरूर पैदा हुई। इस समझौते से इजराइल फिलिस्तीन के संबंधों में कोई सुधार वैसे भी नहीं आना था, क्योंकि ये समझौता किसी भी तरह से फिलिस्तीनियों की स्थिति में कोई व्यापक बदलाव लाने वाला नहीं था। और जब तक फिलिस्तीनियों की स्थिति नहीं सुधरती, तब तक पश्चिम एशिया में शांति दूर की कौड़ी बनी रहेगी। हाल के 4 सालों में जो बाइडेन ने भी ट्रंप के रास्ते को ही जारी रखा। इसने इजराइल की अति दक्षिणपंथी सरकार की हिंसक कार्रवाइयों से रोकने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाया। नतीजतन पिछले 2 सालों में फिलिस्तीनियों की मौत और विस्थापन में तेजी आई है। पांचवां कारक कोई एक विशिष्ट घटना नहीं है, बल्कि अमेरिका द्वारा किए गए अपने पुराने वादों और संधियों का पालन करने में हुई लगातार विफलताओं का जखीरा है। ओस्लो समझौते के बाद से ही अमेरिका ने इजराइल फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया पर एकाधिकार कर लिया था, और नतीजे बताते हैं कि उसके एकाधिकार के बावजूद इतने सालों में वो कोई सार्थक नतीजा नहीं दे पाए हैं। बिल क्लिंटन से लेकर जॉर्ज W. बुश और बराक ओबामा तक सबने बार बार घोषणा की कि अमेरिका 2 राज्य का समाधान हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन, लेकिन वह सिर्फ छलावा साबित हुआ। आज यह पहले से कहीं अधिक दूर और असंभव दिखता है। अमेरिका 3 दशकों से अधिक समय से पश्चिम एशिया में चौधरी बना हुआ था, लेकिन इसके नेतृत्व ने क्या पैदा किया है? इराक, सीरिया, सूडान और यमन में विनाशकारी युद्ध के हालात हैं। लेबनान दूसरों की दया पर निर्भर है। लीबिया में अराजकता है। इजिप्ट भी अस्थिरता के रास्ते पर है। ईरान अपनी परमाणु बम की योजना को आगे बढ़ा रहा है। इजराइल की ज्यादतियों का कोई जवाब नहीं है, और न ही फिलिस्तीनियों के लिए सुरक्षा और न्याय का कोई भरोसा है। पिछले 3 दशकों में अमेरिका ने पश्चिम एशिया को यही दिया है। अमेरिका के नेताओं और अधिकारियों ने बार बार साबित किया है कि उनके पास इस संकट का समाधान करने के लिए न तो सही समझदारी है और न ही जरूरी निष्पक्षता है। टिप्पणी स्पेशल अब समाप्त हुआ।